हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 17 अक्टूबर और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। दरअसल हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो बैंक इशू करती है, कौन बॉन्ड इशू करता है? हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी बैंक है? हमारी गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा मानना, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता चलता हो कि इसके ये किसने लिया है, ये बॉन्ड किसने, ये किस पार्टी को दिया है? ऐसा कोई तरीका है जिससे इसके सोर्स का पता चलता हो? क्योंकि अपोजिशन इसके बारे में काफी सवाल उठा रहा है और काफी पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी जो है वो भी इसके बारे में काफी सवाल उठा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किस पार्टी को ये मिले हैं और किस अपोजिशन पार्टी को फंड हुआ और किसने ये फंड किया है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना था, हमारा आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर अपोजिशन को ये नहीं पता है कि रूलिंग पार्टी को कौन फंड कर रहा है, तो रूलिंग पार्टी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि अपोजिशन को कौन फंड कर रहा है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि लोगों को एटलीस्ट पता रहे कि कौन सी कंपनी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। या तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था कि हमें इलेक्टोरल फंडिंग को और ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि किसी प्रकार का क्रोनी कैपिटलिज्म ना बन पाए। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी पार्टीज को फंड देकर अपने मन मुताबिक पॉलिसी मंगवाती हैं, उससे उनको बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया कि अब जो भी कंपनीज को किसी पार्टी को फंड करना होगा तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड लेना होगा। तो इससे वो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ओपेक है, क्योंकि ना तो वोटर को पता है कि कौन सी पार्टी ने किसको फंड दिया है, ना अपोजिशन पार्टी को पता है। सिर्फ गवर्नमेंट को पता है कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने, किस पार्टी को जारी हुआ है और किस कंपनी ने दिए। इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो है तो उस कंपनी को हैरास कर सकती है, परेशान कर सकती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड काम कैसे करता है। एक तो नोटिफाइड बैंक होती है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करती है। इस केस में एसबीआई है। तो ठीक है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करती है और ये जारी होता है चेक में या फिर डिजिटल पेमेंट के थ्रू निकलता है। और जो डोनर होता है जिसने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लिए हैं, एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो जो डेट होता है वो किसी भी पार्टी को अपनी चॉइस के मुताबिक दे सकता है, पर उसके लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर दी गई है। और उस पार्टी को भी, जिसको भी ये डेट इंस्ट्रूमेंट मिला है, ये जो बॉन्ड मिला है, वो उसी अकाउंट में दे सकती है। मतलब उसका एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होगा उस बैंक के साथ में, एसबीआई के साथ में, वहीं पे वो इनकैश करा सकती है। किसी और बैंक में वो इनकैश नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है, बट अभी भी अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं माना जा रहा है इसको। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ये इलेक्ट्रल बॉन्ड रिसीव कर सकती है? ऐसी पार्टी जो सेक्शन 29 ए के अंडर आती हो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, और साथ ही साथ उसे 1% से ज्यादा वोट मिले हों जनरल इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में, ये पार्टी एलिजिबल होती है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेने में। और कौन इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद सकता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसे खरीद सकता है, और कोई कंपनी जो भारत में स्टैब्लिश हो वो खरीद सकता है। सिंगल और जॉइंटली लिया जा सकता है। और एसबीआई इस केस में ऑथराइज्ड बैंक है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी है। अगर यूपी से पूछते तो हमें इसका बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिलीज हो चुका है और इसने जो हमें रैंकिंग दी है वो 121 कंट्रीज में 107वीं रैंक दी है इंडिया को। और तब से सोशल मीडिया में बवाल मच चुका है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी कम कैसे हो सकती है, कि ये श्रीलंका से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है। जबकि श्रीलंका में अपने फूड क्राइसिस देख रखा है, 300-400 रुपए किलो का आटा बिक रहा है। पाकिस्तान में आप देखो कि वहां पे ऑलरेडी खाने की कमी है। उसके बावजूद इंडिया, जो कि फूड सिक्योरिटी के हिसाब से इतना स्टेबल कंट्री है, हमने कोविड के दौरान में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 5 किलो का राशन फ्री में दिया था। उसके बावजूद हम हंगर इंडेक्स में इतना पीछे कैसे हैं? तो इसीलिए हम इस हंगर इंडेक्स को जानेंगे कि हमारी इतनी कम रैंकिंग की वजह क्या है और इसके क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव हम ये जान लेते हैं ग्लोबल इंडेक्स रिलीज कौन करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वर्ल्ड हंगर हाईलाइट नाम की जो दो संस्थाएं हैं वो रिलीज करती हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जेचाई जैसा टूल है जो कि मेजर करता है हंगर को, पॉवर्टी को। पर ये थोड़ा सा मिस नॉर्मल है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो एक ही कंपोनेंट ऐसा होगा जो हंगर से रिलेटेड है, अंडर नरिशमेंट। अदरवाइज देखो कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग
और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये तीनों चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जुड़े हुए कंपोनेंट हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 4 पैरामीटर पे, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। मतलब ये पूरी आबादी को कवर नहीं करता। अगर पूरी आबादी को देखा जाए तो सिर्फ अंडर नरिशमेंट है वो पूरी आबादी को कवर करेगा। सिर्फ चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चाइल्ड से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं। हमारी अपनी कमजोरी हो सकती है इनमें, पर ये हम इतने भी यहाँ पे पुअर नहीं है कि हमारी रैंकिंग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चली जाए। तो अभी इंडिया का स्कोर कितना है? 29.1 है, जो हमें सीवियर कैटेगरी में रख रहा है। और 2021 में जो हमारी रैंक थी वो कितनी थी? 101। इसका मतलब हमारी रैंकिंग नीचे लगातार जाती जा रही है। इससे पहले जब 2020 में हमारी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी गई थी, पर उसके बाद 2021 2022 में लगातार हमारी रैंकिंग गिरती जा रही है। तो ये हमारे लिए कंसर्न और चिंता की बात है। पर जो हमारी वुमन मिनिस्ट्री है वो इसको लगातार खारिज करती है कि इसकी मेथोडोलॉजी खराब है। क्यों? पहला, एक तो ये जो सर्वे होता है, ये जो इंडेक्स आता है, ये कोई जमीनी सर्वे नहीं होता है कि आप ग्राउंड पे गए, आपने ग्राउंड पे देखा कि हाँ इतने बच्चे चाइल्ड मोर्टेलिटी का शिकार हैं, इतने बच्चे स्टंटिंग का शिकार। नहीं, ये क्या करते हैं, एक पोल करते हैं, मतलब 3-4 हजार लोगों को पूछते ही ये, ठीक है। तो उससे आप पूरे देश का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? और जिन रिपोर्ट्स को ये फॉलो करते हैं वो रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होती है। वो किस रिपोर्ट से उन्होंने क्या डाटा लिया है, कौन सा इन्होंने फॉर्मूला लगाया, ये भी ओपेक है। इसलिए इसका कितना क्रिटिसिज्म होता आ रहा है। तो हमारी कम रैंकिंग की वजह क्या है? तो चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? जो बच्चों का जो वेट है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम है। और अभी कितना है? 19.3%। अंडर नरिशमेंट देखें तो अंडर नरिशमेंट कितना है भारत का? 16.3%। मतलब हमारे 16.3 जो देश में आबादी है वो अंडर नरिशमेंट से जुड़ रही है। मतलब 224 मिलियन लोग हमारे देश में अंडर नरिश्ड हैं। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, उसमें थोड़ा सा इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है और ये 38 से गिर के 35 पे आ गया है। तो इंडिया ने थोड़ी सी गिरावट देखी है कि 28 से 29 चला गया है। मतलब ये स्केल 0 to 100 के बीच में होती है। जो 0 पे है वो अच्छी कंट्री है और जो 100 पे है वो पुअर कंट्री है। तो हमारी ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई, इसलिए हमारी रैंकिंग नीचे गई है। तो ये देखा हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर क्या है, क्यों इसका इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सीका की समिट हुई थी। कहाँ पर? अस्ताना, कजाकिस्तान। यहाँ पर एशियन कंट्री के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो लोग मिले, उन लोगों ने डिस्कशन किया। तो इसमें जो पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने फिर कश्मीर के ऊपर बयान दिया। आपने देखा होगा कि जितने भी मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं, पाकिस्तान जा जाकर कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करता है, ठीक है, कश्मीर के बारे में बार बार आवाज उठाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो उसी को काउंटर किया है हमारे देश की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी ने। उन्होंने पाकिस्तान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है और इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताया है। पर फिल्म्स का पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये है क्या सीखा, ठीक है। तो ये एक मल्टीलेटरल फोरम है जो कि काम करता है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशियन कंट्री, इन एशियन रीजन, ठीक है। एशिया के लिए ये मल्टीलेटरल फोरम का काम करता है। ये 1992 में बना था, किसके अंडर में? बाय प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायव, और ये कजाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ये फोरम बनाया था। तो इसमें 27 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पैलेस्टीन, कतर, वियतनाम, कोरिया, रशिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड एंड टर्की। तो आपने देखा होगा ऐसी कंट्री जो एशियन कॉन्टिनेंट से टच करती हो वो इसका मेंबर होते हैं। इसका पहला जो समिट हुआ था वो हुआ था 2002 में अल्माटी, कजाकिस्तान में। और लास्ट टाइम जब हुआ था 2019 में, ये दुशानबे, ताजिकिस्तान में हुआ था। तो ये एक मल्टीलेटरल फोरम है जो एशिया में पीस और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो अल्माटी, कजाकिस्तान में है और ये फाउंड भी यहीं किया गया था। और इसकी जो मीटिंग होती है, जो समिट होती है, 4 साल में एक बार होती है। और ये जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो हर 2 साल में एक बार मिलते हैं ये। और अगर आपको सीका का मेंबरशिप चाहिए तो आप एशिया का एक पार्ट होना चाहिए। तो अभी 27 मेंबर कंट्रीज हैं, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं। और इंडिया सीका का एक फाउंडिंग मेंबर्स है। तो ये हमें याद रखने की बात है, यूपीएससी का भी पूछ सकती है ऐसे फैक्ट। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज बेरियम को लेकर है। दरअसल हुआ क्या, एक्सपो प्लेनेट्स हैं, वहां पर उनके जो एटमॉस्फेयर में हमें बेरियम एलिमेंट्स मिले हमें। तो बेरियम होता क्या है? ये हेवीएस्ट एवर डिटेक्टेड एलिमेंट है, ठीक है, और आयरन से भी ज्यादा ये हैवी है। और इसका यूज कहाँ होता है? फायर वर्क में इसका यूज होता है। और बेरियम अच्छा खासा महंगा है, 30 या 50 हजार केजी पर मिलता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। और अगर बेरियम को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 56 है और उसका वेट 137 है। ये एक एल्कलाइन अर्थ मटेरियल है। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि दो दो एक्सपो प्लैनेट्स हैं, उसके एटमॉस्फेयर में ये बेरियम मिला है, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। वो दो एक्सपो प्लैनेट कौन कौन से हैं? एक तो वेस्ट
76 बी और वेस्ट 121 बी। ठीक है, ये 640 लाइट्स ईयर अवे है अर्थ से, और ये जो वेस्ट 121 बी है ये 900 लाइट्स ईयर अवे है। और क्यूरियोसिटी की बात ये है कि बेरियम जो है बहुत हेवी एलिमेंट होता है, जनरली एटमॉस्फेयर से वो जल्दी ही ग्राउंड पे आ जाता है, अर्थ में आ जाता है, पर ये अभी भी उसके एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर, इसका मतलब कि उनका जो एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। अभी भी इसमें रिसर्च आ रही है कि आखिर ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई है, फिर भी ये कैसे एलिमेंट जो अभी भी उनके एटमॉस्फेयर पर दिख रहे हैं। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? अगर यूपीएससी के हिसाब से हम देखें तो एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड हो। सोलर सिस्टम का पता है, नेपच्यून, अर्थ, जुपिटर, जो हमारे सूरज के चक्कर काट रहे हैं। पर कुछ ऐसे स्टार भी हैं जो हमारे सोलर प्लैनेट के अबव हैं, जो दूसरे सन के चक्कर काट रहे होंगे। और कुछ ऐसे हैं जो फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स हैं, जो किसी भी सूरज का चक्कर नहीं काटते हैं, उनको रफ प्लैनेट्स बोला जाता है। और इनके बारे में रिसर्च इसलिए चल रहा है क्योंकि ताकि कहीं और किसी ग्रह में लाइफ की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसलिए हम दूसरे एक्सोप्लैनेट पर सर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बेरियम क्या है और एक्सोप्लैनेट्स क्या है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो रायतू भरोसा केंद्र को लेकर है। दरअसल एक इथियोपियन डेलीगेशन आ रहा है कि इंस्टीट्यूट है, उसको देखने के लिए कि आखिर ये कैसे काम कर रहे हैं। तो हम ये देख लेते हैं आखिर रायतू भरोसा केंद्र है क्या है। ये एक टाइप का यूनिक सीट टू सेल सिंगल विंडो सर्विस सेंटर है जो फार्मर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और पूरे आंध्र प्रदेश में आपको ये रायतू भरोसा केंद्र मिल जाएंगे। इनका मेन काम क्या है? इनका काम ये है कि फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, एनिमल फीड प्रोवाइड करना। इसके बाद जो फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, जैसे थ्रेशर वगैरह हो गया, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, उनको ये रेंट पे देना। उसके बाद ये फार्मर्स को असिस्ट भी करते हैं ताकि उनका जो प्रोड्यूस है उसको वो एमएसपी पे सेल कर पाए। इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं उनके सॉइल की टेस्टिंग करना और रिकमेंड करना कि आप कैसी फसल वहाँ पे वो उगा सकते हो, किस फर्टिलाइजर का आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। और इसके अलावा आप उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी लेने में हेल्प करते हो। ठीक है, अगर मान लो प्राइस क्रैश हो जाए या फिर उनके प्रोडक्शन को किसी प्रकार का नुकसान हो तो इंश्योरेंस कवर करवाते हैं उनका। तो ये बेसिकली पूरे फार्मर्स को पूरे तरीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इनपुट से लेके उनके प्राइस रियलाइजेशन तक के एस्पेक्ट को ही कवर कर लेते हैं। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लेकर है। दरअसल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने माँ भारती के सपूत की एक वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया। इससे क्या होगा, अगर लोगों को अपना डोनेशन देना है इस माँ भारती के सपूत को लेकर, उसे ये ऑनलाइन भी अब अपना जो आपको कंट्रीब्यूट करना हो ऑनलाइन भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये फंड क्या है? ये एक ट्राई सर्विस फंड है। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सेनाओं की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर इनके किसी भी जवान की, सोल्जर की, सेलर्स की, एयरमैन की मृत्यु होती है या फिर इंजर्ड होते हैं तो उन्हें तत्काल एक इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। तो जो भी भारत के नागरिक हैं उनको अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी परिवार वालों का ध्यान रखें इनकेस कुछ कोई शहीद होता है तो। और इस फंड को मैनेज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इसको रन करता है। ये इंडियन आर्मी के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। और इस फंड का नाम क्या है? आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। तो ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में याद रखना होगा कि ये फंड है। अब इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। ये ट्राई सर्विस फंड है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विस एंड वेलफेयर इसे रन करती है। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक आपका एकेडमिक मेंटर होगा, एक आपका फॉलो अप मेंटर होगा जो आपकी स्टडी को मॉनिटर करता रहेगा। इसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर अटैक प्रोग्राम है और करंट अफेयर एनालिसिस का एक प्रोग्राम दिया जा रहा है आपको, समाचार वाणी। उसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।